हिंदू मुस्लिम कायम सलोखा राहायला पाहिजे आमचा हे एक म्हणजे मत आहे। उद्धव साहब ठाकरे हैं जो दिखते हैं ऐसा कि गरीबों के लिए काम करते हैं और हर जात के लिए काम करते हैं। हम शिक्षण में पीछे, हम आरोग्य में पीछे। इलेक्शन आने के पहले ही ये सब होता है। हिंदू मुसलमान जो भी चीज यहाँ पे बढ़ रही है सिर्फ हिंदू मुसलमान के लिए ना। इलेक्शन जैसा आता है तो यहाँ पे कुछ दंगा करा लेता है, कुछ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे नारा लगा देता है कि ये गलत है। तो लोग यहाँ पर आके, बाहर के लोग आके गुंडागर्दी करते, वातावरण खराब करते। हम नहीं चाहते कि ये ना हो। नाशिक मध्य विधानसभा मतदारसंघ जिथनं भाजपच्या उमेदवार आहेत देवयानी फरांदे आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार आहेत वसंत गीते। या नाशिक मध्य विधानसभा मतदारसंघामध्ये भद्रखाली एरिया किंवा दूध बाजार ज्याला म्हणतात तिथं आपण आलेलो आहोत। एक सर्वसामान्य लोकांना काय वाटतं, विशेष म्हणजे मुस्लिम समुदायाचं मतदान हे सध्या कशा पद्धतीनं कुठल्या बाजूला झुकू शकतं या सगळ्याबद्दलची चर्चा मागच्या काही दिवसांपासून राजकारणात सुरू आहे आणि त्यामुळे या मार्केटमधल्या काही लोकांशी आपण माहिती घेणार आहोत, चर्चा करणार आहोत की सध्या त्यांचं काय म्हणणं आहे। लोकसभेमध्ये एक आरोप झाला होता ते म्हणजे की मुस्लिम मतं ही महाविकास आघाडी आणि उद्धव ठाकरेंकडे वळली होती। आता यावेळेस असं काही ठरलंय का? मागच्या वेळेस आरोपही झाला होता की ठरवून असं मतदान झालेलं आहे। त्यामुळे आपण या सगळ्यांशी बातचीत करणार आहोत। नमस्कार। आता मराठी चालेल? हे इलेक्शन आहे तर त्या इलेक्शन मध्ये भाजपचं वोटर आहे आणि एक कडे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा उमेदवार आहे। तर या सगळ्या परिसरामध्ये तुम्हाला काय वाटतं, कुठला उमेदवार स्ट्रॉंग आहे सध्या? सध्या तरी आता कसं आहे, मागच्या 10 वर्ष अगोदर देवयानी फरांदे मॅडम होते। आता त्यांच्या समोर पहिले पण वसंत गीते होते, ते पाडले होते त्यांना। मग नंतर त्यांनी हेमलता पाटीलला हे केलं, 10 वर्ष ते झाले। आता वसंत गीते त्यांच्या समोर अजून येत आहे, तर ते त्यांचं पण हे चांगले दोघं पण म्हणजे टक्कर, दोनाची स्ट्रॉंग टक्कर आहे त्यांची। सध्या इथल्या एरियाचे काय प्रश्न आहेत आणि देवयानी फरांदे तर तुमचे आमदार राहिलेले आहेत, त्यामुळे ते प्रश्न त्यांनी सोडवलेले आहेत का आतापर्यंत, आणि की प्रश्न अनुत्तरित राहिले, त्या आल्याच नाहीत? कारण पुन्हा उमेदवार म्हणून त्या उभ्या आहेत ना निवडणुकीमध्ये। त्यांचा विकास केलाय, थोडंफार केलंय त्यांनी, असं नाही का नाही, चांगले। पण काय ते आता म्हणजे सलोखा जे हिंदू मुस्लिम सलोखा होता ते जरा थोडा लांब होऊ राहिला आहे। ते पहिले कसं एकदम मित्र, म्हणजे हिंदू मुस्लिम सगळे एकत्र राहायचे, ते थोडं आता जात म्हणजे हे होऊ राहिलं, जातीवादचे प्रश्न होऊ राहिले म्हणून मुस्लिम लोक थोडं हे होऊ राहिले जरा। मग भीती वाटते तुम्हाला या सगळ्या गोष्टीनंतर, की असं वाटतं की हे होतंय ते चुकीचं आहे, आणि असं वाटतं का की असं व्हायला नको होतं, हे मुद्दामून कोणीतरी करत आहे, विशिष्ट पक्षाचे लोक करतायत, असं तुम्हाला वाटतं का? हो, आता कसं आहे, आता जातीवाद म्हणजे जास्त हे झालेलं आहे आणि भीती पण वाटतीये। पण नाशिक जसं म्हणजे हिंदू मुस्लिम सगळं मिळून हे आम्ही म्हणजे मित्र कंपनी सगळं म्हणजे हिंदू मुस्लिम एकदम आमचं चांगलं हे, पण थोडंफार होत राहतो असं, तसं काही नाही आहे। पण आता महाविकास आघाडी पण ते पण त्यांच्या वसंत गीते हे पण टक्करचे हे होऊ राहिले, त्यामुळे मतदान करताना कुठल्या गोष्टीचा विचार कराल? कायदा सुव्यवस्था, एकी सगळ्यांनी एकत्र येऊन राहायला पाहिजे, सगळं एकत्र येऊन हिंदू मुस्लिम एकत्र येऊन कायदा सुव्यवस्था म्हणजे शांत राहायला पाहिजे। हे नाशिक म्हणजे हे इकडं नाशिक म्हणजे ते मोठी दर्गा, इकडं सगळं म्हणजे तीर्थस्थान, त्यामुळे ते सगळं एकत्र मिळून आम्ही सगळं करतो। तेव्हार सगळं म्हणजे ईद म्हणजे दिवाळी सगळं करतो आम्ही एकत्र मिळून। आमच्या सगळ्यांचं सगळं चांगलं आहे, तसं काही नाही। म्हणजे हे कायमस्वरूपी राहिलं पाहिजे। नाशिकनं आतापर्यंत अशा गोष्टी एकत्र केलेल्या आहेत, त्याच गोष्टी कायम राहायला पाहिजे, अशा पद्धतीने कायम राहायला पाहिजे। हिंदू मुस्लिम कायम सलोखा राहायला पाहिजे, आमचा हे एक म्हणजे मत आहे। त्याच्यामध्ये काही वाद नाही व्हायला पाहिजे। बाहेरून आलेले लोक हे सगळं करतायत की इथंच असणारे लोक हे सगळं करतायत? तुमचं म्हणजे तुम्ही म्हणताय त्याप्रमाणे हिंदू मुस्लिम तुम्ही सगळे एक आहे, मग तणावाची परिस्थिती कशी काय निर्माण होते मध्येच कधीतरी? आता राहते कोण 2-4 याच्यामध्ये, 2-4 हिंदूमध्ये, 2-4 मुस्लिममध्ये, बाकी सगळं चांगलं आहे, तसं काही नाही। सगळं सलोखा चांगलं आमचं, पण 2-4 इकडे तिकडे असतेच, त्याचं काही बोलू नाही शकत। बरं, असं आहे की आत्ताच्या सरकारनं योजना आणल्या
लाडकी बहीण योजना आणली, त्याच्यानंतर मग तरुणांसाठीची योजना आली, शेतकऱ्यांसाठीची योजना आणली, वृद्धांसाठीच्या योजना आणल्या. तर काय वाटतं तुम्हाला, या योजना महत्वाच्या आहेत, त्याचा उपयोग होतो, विशेष करून लाडकी बहीण योजना? लाडकी बहीण योजना आली आहे, पण आता सगळं म्हणजे तेलाचा भाव वाढला, डाळीचा भाव वाढला, म्हणजे सगळं भाव इकडे देऊ राहिले ते 1500 रुपये. इकडे तेलाचा भाव होता 1500 रुपये, आता त्याचं झाले 2400 रुपये. आता इकडचे पैसे इकडे काढून राहिले ते लाडकी बहीण योजनेमध्ये. जे काही योजना करू राहिले, पण भाव वाढूच राहिले. भाव महागाई लई वाढलेली आहे. त्यामुळे आम्हाला आमच्या म्हणजे बायका जे आहे आमचे ते त्यांना थोडा हे होतो, म्हणजे पूर्ण पैसे आपण खर्चाला दिले ते पैसे त्यांना हे नाही होतं, पुरतात नाही. म्हणून हे योजना काढले ते, पण काढायचे काही प्रश्न नाही त्यांचा. पण त्यांनी एक जगी काढलं, दुसऱ्याकडून परत टाकून घेऊन टाकलं त्यांनी, असं आहे. अजून सुद्धा काही लोक आहेत, त्यांच्याशी बोलण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत. मराठी, हिंदी? हिंदी मध्ये बोलतोय मी. अच्छा, अभी ये जो सरकार है, इन्होंने योजनाएं लाई है, जैसे सर भी बात कर रहे थे कि इन योजनाओं में से कौन सी योजना आपको लग रही है कि वो फायदा दे रही है, अच्छी है, और क्या इस योजना का फायदा लोगों को हो रहा है? आप जिन लोगों से मिल रहे हो, आप जिन लोगों के साथ रहते हो, जो आपके आसपास रहते हैं, इन योजनाओं का फायदा आपको दिख रहा है? योजना का फायदा तो बहुत अच्छा हो रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, बहुत से औरतों को, लड़कियों को पैसे मिले, लेकिन इसका पैसे का कुछ महत्व नहीं हो रहा है ना. जो पैसा मिल रहा है उनको महंगाई में जा रहा है. अब योजना का जो पैसा है 1500 रुपये हर महीने के लिए, लेकिन महंगाई भी बढ़ रही है. महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि अभी तेल का डब्बा जो देखो अभी कितना हो गया दाम, उसका 1600 रुपये से लेके 2400 रुपये दाम हो गया तेल का डब्बे का. दाल का दाम 65 रुपये था, आज 165 रुपये दाल हो गया है. हर चीज का चीनी का भाव 55 रुपये 3 चीनी का भाव हो गया है. तो जो दाम बढ़ रहे हैं, जो दाम बढ़ रहे आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ आप देख रहे हैं कि हम पैसा दे रहे हैं. गवर्नमेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट पैसा दे रही है लेडीज को, वो पैसा दे रही है, लेकिन पैसा आम जनता से वसूल भी तो कर रही है ना. अब पेट्रोल का दाम भी कितना है, 110 रुपये 111 रुपये पेट्रोल का दाम हो गया है नासिक के अंदर. अब इसका दाम कम करना चाहिए. पहले तो पब्लिक को कम करना चाहिए दाम, लाइट बिल कम करना चाहिए. आप पैसा इधर से लेके इधर दे रहे हो, इसमें फायदा पब्लिक का नहीं हो रहा है ना, पब्लिक का तो नुकसान ही हो रहा है. इसीलिए पब्लिक आज बहुत परेशान है. आम जनता जो है बहुत परेशान है. वो चाहती है कि कुछ अलग सरकार बने, जो सरकार गरीबों के काम आए, जो गरीबों के हित में काम करे. ऐसी सरकार चाहिए. आपको लगता है कि ऐसी सरकार बनेगी जो गरीबों के लिए, गरीबों के हित में काम करेगी? ऐसा कोई आपको दिखता है महाराष्ट्र में? उद्धव साहब ठाकरे हैं जो दिखते हैं ऐसा कि गरीबों के लिए काम करते हैं और हर जात के लिए काम करते हैं. सिर्फ गरीबों की बात नहीं, हर जात के लिए काम करते हैं. वो किसी का, हर धर्म के लिए कोई भेदभाव करते ही नहीं किसी के साथ में. वो बहुत अच्छे इंसान है और उनका दिल भी अच्छा साफ है. असल मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र में सरकार किसकी भी आओ, माइनॉरिटी हमेशा पीछे रह गई है. अल्पसंख्यक जो मंडल है वो कहाँ है, क्यों है, उसका कोई फायदा ही नहीं. हम शिक्षण में पीछे, हम आरोग्य में पीछे. हम चाहते हैं कि सरकार वो सक्षम बने जो हमारे पीछे गंभीरता से खड़े रहे. मौलाना आजाद विचरमन जो शिक्षण के लिए भी है, बिजनेस के लिए भी है. हमको तो नहीं पता है कि मुस्लिम या माइनॉरिटी के कोई भी लोगों को इसका कुछ भी फायदा होगा. हम चाहते हैं महाराष्ट्र में सरकार कोई भी बने, कैसी भी बने, माइनॉरिटी को अपना हक दे. और हम वही सरकार चाहते हैं जो गरीबों के भी साथ रहे. क्योंकि शिक्षण में देखिए अल्पसंख्यक बहुत पीछे है. हमको 5% आरक्षण दिया गया है, फिर भी 5 साल में हमारे ऊपर ये लागू नहीं हुआ है. जबकि कोर्ट ने बोला है कि तुमको शिक्षण में 5% आरक्षण है. कहाँ है वो आरक्षण? दूसरी बात ये है कि मौलाना आजाद का जो कोटि रुपया आता है उसका तो कभी हमको कोई फायदा मिला नहीं. कभी तो हमको, हमारे बच्चों को इसका कोई फायदा नहीं मिला. आप चल के देखिए कई स्कूलें ऐसी है महापालिका की जो बंद हो चुकी है. तो फिर ये क्यों बंद है? या आजी माजी जो भी है, इनका काम था कि इसके ऊपर ध्यान देना और हमको एजुकेशन में सक्षम होना है. अगर हम एजुकेशन में सक्षम होंगे तो हम देश में बरोबरी की तरक्की करेंगे. पर मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में अब तक कोई ऐसा निर्णय हुआ जो हमारे एजुकेशन को, हमारे शिक्षण के लिए कहीं भी हुआ होगा. आप तो जानती है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड हमारे लिए, पर वक्फ बोर्ड का फायदा क्या है? वक्फ बोर्ड को ऑफिस ही नहीं है नासिक शहर में, दर बदर भटक रहा है वक्फ बोर्ड. ये देवेंद्र फडणवीस जी ने नासिक शहर को अडॉप्ट किया था.
तो इस हिसाब से आपको लगता है कि नासिक के लिए कुछ काम हुआ है? आपको लगता है देवेंद्र फडणवीस से आप मांग करेंगे तो वक्फ बोर्ड के लिए एक ऑफिस मिलेगा? क्योंकि देवयानी फरांदे का कहना है कि जो भी पैसा यहाँ आया है नासिक के बीजेपी के या फिर महायुति के जो भी उम्मीदवार है उनकी वजह से आया है। सरकार केंद्र से और राज्य से उन्हें देती आ रही है और इस हिसाब से विकास हुआ है। आपको लगता है कि यहाँ विकास हुआ है? देवेंद्र फडणवीस ने ये नासिक शहर को एडॉप्ट किया है, उसके बाद कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है, या फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एडॉप्शन के नाम पे एडॉप्शन किया ऐसे बोल के सब कुछ जैसा है वैसे ही है? जैसा आपने बताया कि ये एडॉप्ट किया था, तो हम तो चाहते हैं कि अगर एडॉप्ट हुआ है और उस टाइम हुआ होगा जिस टाइम वो मुख्यमंत्री होंगे ये राज्य के, तो फिर नासिक की जनता दरबदर क्यों है? एक मुख्यमंत्री अगर हमको पालक बोल के हमको नजदीक ले रहा है, हमारे पालक बन रहे हैं, तो फिर हम दरबदर क्यों है? हम चाहते हैं कि ये 5 सालों में आप देखो नासिक का क्या डेवलप हुआ है। अगर आमदार बोलती है कि यहाँ पर ये हुआ है जो हमारे आमदार बोलते हैं, तो मुझे यही पूछना है कि फिर ऐसे कई उर्दू स्कूलें है, मराठी स्कूलें कारपोरेशन की जो बंद हो चुकी है, तो फिर ये क्या है? एक सवाल ये भी है कि नासिक शहर में तनाव जैसी स्थिति भी होती है, हुई है, कुछ महीने पहले ऐसा सब हुआ है, तो ये क्या चीजें बढ़ रही है कुछ दिनों से, कुछ महीनों से? कुछ लोग ये जानबूझकर ये सब चीजें करते हैं या फिर अपने आप ही ये चीजें हो रही है? क्या माहौल है नासिक? आप सेफ महसूस करते हैं? नासिक का जो मैडम ये तनाव बढ़ रहा है ना, ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट रहता है। इलेक्शन आने के पहले ही ये सब होता है। हिंदू मुसलमान जो भी चीज यहाँ पे बढ़ रही है सिर्फ हिंदू मुसलमान के लिए ना। इलेक्शन जैसा आता है तो यहाँ पे कुछ दंगा करा देता है, कुछ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे नारा लगा देता है कि ये गलत है, कुछ भी मतलब ऐसा करता है कि हिंदू मुसलमान जज्बात में आ जाए या हिंदू भाई जज्बात में आए। लेकिन यहाँ पहले से हिंदू और मुसलमान भाईचारा है और ये भाईचारा बना रहना चाहिए। हम ये सोचते हैं कोई भी देवेंद्र फडणवीस आमदार बने या वसंत भावगीते आमदार बने, लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान एकता रहना चाहिए, उनका भाईचारा रहना चाहिए, साथ में मिलकर ही रहना चाहिए। हमारी सबकी यही सोच है। भाईचारा रहना चाहिए, विकास होना चाहिए। कौन सा मुद्दा है इलेक्शन में, क्या सोचते हैं आप? ये सब भाई ने बताया भाईचारा रहना चाहिए, तो ये तो रियल फैक्ट है। कोई भी नहीं चाहता कि हमारे बच्चों के हाथ में लाठी काठी आए, हमारे बच्चे रास्तों पे झगड़ा करने के लिए जाए, दंगल करने के लिए जाए। जो अपनी अपनी घर गृहस्थी देखता है, तो हम यही बोलेंगे हमारी तरफ से कि भाईचारा रहना चाहिए। उसमें एमएलए कोई भी बने, ये 5 साल के लिए बनता है, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं बनता है। जो भी 5 साल के लिए बनेगा वो नासिक को अच्छे से कॉपरेट करे, अच्छे से हैंडल करे, अच्छे से हैंडओवर करे और सबका साथ और सबका विकास, ये जो नारा लगाते उसको फॉलोअप में ले। बस मैं यही बोलूंगा। आपने शिक्षा का मुद्दा उठाया था, तो शिक्षा के लिए क्या सिर्फ एक ही विचारधाराओं की सरकार जिम्मेदार है या फिर कांग्रेस की भी सरकार रह चुकी है इसके पहले, 2014 से पहले रह चुकी है? फिर क्यों नहीं हुआ विकास? अगर आप कहते हैं जिस तरह से माइनॉरिटी कम्युनिटी का या फिर जिस तरह से आप कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय का, मुस्लिम के हक की बात कोई क्यों नहीं कर रहा, या फिर जो मुस्लिम के लिए हक दिया है वो क्यों दिया नहीं गया? क्या समुदाय ने इसके लिए आवाज नहीं उठाया इसलिए, या फिर नेताओं को आपकी कुछ पड़ी नहीं है इसलिए? और किसी एक पार्टी के नेता ऐसे हैं या सभी पार्टी के नेता ऐसे? नहीं, देखिए अगर बात की जाए तो 2004 से पहले सभी 4 और 14 के बीच में सभी वातावरण शांत था और अदर पार्टियों ने भी जो स्कूलों की मैंने शिक्षण की बात की, वो स्कूलें चालू थी। अगर 2004 के बाद वो स्कूलें 14 के बाद अगर वो स्कूलों को बंद होते, कम होते, तो हम तो सवाल यही करेंगे कि एक ही चीज को एक टारगेट तो नहीं किया जा रहा है, वो चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। और दूसरी बात रही कि हमने मौलाना आजाद की भी बात की है, क्या उसके बंद गए? ये भी तो कांग्रेस के दौर से हुआ है ना, कांग्रेस ने भी उसको कहाँ खड़े किया था। हम चाहते हैं कि लोगों में जागृति लाए, ये चीजों के ऊपर हम बात करें। हम सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पे बात करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं शिक्षा में आए, आरोग्य में आए, आरक्षण में आए, इन सब चीजों को हमारा मुद्दा है। हम बार बार कह रहे हैं, कोर्ट ने 5% आरक्षण दिया है, कांग्रेस के ही टाइम में दिया है, पर लागू अभी तक हुआ नहीं है, उसको 10 साल लग गए। अगर 5% आरक्षण मिलेगा तो बच्चे रोड पे नहीं दिखेंगे, कहीं ना कहीं अपना एजुकेशन करते दिखेंगे। आपका क्या कहना है? इनका कहना है कि विकास, कोई भी सरकार आए, कोई भी नेता आए, लेकिन विकास होना चाहिए, भाईचारा बने रहना चाहिए। विकास होना चाहिए और यहाँ पर क्या है, कोई विकास के ऊपर कोई ध्यान देता नहीं। अभी हम ये चाहते हैं परिवर्तन होना चाहिए। क्या यहाँ पर जातिवाद दंगा, बाहर के गुंडे आते, यहाँ पर बाहर से आके लफड़ा करते, भाईचारा में हम हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहते, सबको यहाँ ना है।
तो लोग यहाँ पर आके बाहर के लोग आके गुंडागर्दी करते, वातावरण खराब करते। हम नहीं चाहते कि ये ना हो, पर क्या है, ये बाहर से आएंगे, ये आएंगे, पत्थरे फेंकेंगे, ये करेंगे, मस्जिद जाएंगे, मस्जिद बंद करो। अरे शुक्रवार का दिन था, नमाज हो रही थी, नमाज छूटे तो लोग तो बाहर ही निकलेंगे, अंदर रहेंगे। तो ये लोग तो आ रहे हैं, अपन नारे लगा रहे, कोई बात नहीं है। जैसा आपने बताया कि भाईचारा तो इतना है कि अगर इनकी उम्र के लोगों से दोनों कम्युनिटी से मिलेंगे तो इनका बचपना साथ में गया है। ये जूना नासिक है। क्या अगर जो 65-70 साल के होंगे, आप वो भी कम्युनिटी से बात करो या अदर जात से बात करो, वो बताएंगे कि हम साथ में खेले, साथ में बड़े हुए, साथ में शिक्षा लिए, फिर ये चीजें अभी क्यों, ये 10 साल में इतनी उबारी में क्यों? तो इसके लिए भी सवाल है कि 10 साल में क्यों उबारी? विकास का मुद्दा कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या विकास आपको दिख रहा है नासिक शहर में? नहीं दिख रहा है मैडम। अभी और एक चीज है, जैसे कि योजनाएं लाई है सरकार, आपका उसके बारे में क्या राय है? क्या ये योजना कंटिन्यू होनी चाहिए? ये योजना फायदेमंद है, फायदा दे रही है औरतों को, फैमिलीज को? नहीं मैडम, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि महंगाई इतना बड़ा है क्या उससे आदमी क्या करेगा? यहाँ से देते हैं और यहाँ से लेते हैं, तो उसमें ये योजना कुछ सक्सेस ही नहीं है मैडम। इधर से लेते इधर देते, हर चीज का भाव बढ़ता है मैडम। अभी उसके अंदर क्या करेंगे आपण, बताओ मॅडम? ऍक्च्युली जर आपण पाहिलं तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की काही ठिकाणच्या ज्या योजना आहेत त्या मदत करता आहेत, काही ठिकाणच्या ज्या योजना आहेत त्या काम करत नाहीयेत। पण इथं नाशिक शहरामध्ये एक प्रकारे हिंदू मुस्लिम एकता राहिली पाहिजे आणि विशेष म्हणजे जर आपण पाहिलं तर विकास सुद्धा व्हायला हवा, असं त्यांचं म्हणणं आहे। कॅमेरामन मंगेश आमरेसह मी हर्षदा परब, मुंबई तकसाठी।